हेलो फ्रेंड्स, आज की केमिस्ट्री क्लास में हम जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में दोनों में पूछा जाता है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का बायोमोलिक्यूल्स। तो समझते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कार्बनिक यौगिक में बहुत ही जटिल अणु होते हैं। ये विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और मानव शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन्हें हम जीवन के अणु भी कहते हैं या साधारण शब्दों में कहे तो जैव अणु कहते हैं, है ना। तो समझते हैं परिभाषा के तौर पर कि जैव अणु क्या होते हैं। यह जीवित जीवों में पाया जाने वाला एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जो जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के खंड या विभिन्न प्रकार के भाग बनाता है। जीवित जीवों के लिए कामकाज के लिए ये क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं कि महत्वपूर्ण ऐसे यौगिक हैं जो जीवन को चलाने में सहायता करते हैं। इंग्लिश में कहें तो बायोमोलिक्यूल इज अ केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे यौगिक होते हैं जो जीवों का संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। और ये एक प्रकार के छोटे से लेकर बड़े अणु तक हो सकते हैं। बायोमोलिक्यूल छोटे छोटे अणु भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े अणु भी होते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वैसे भी हो सकते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल छोटे अणु के रूप में भी पाए जाते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे ये जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में हम उदाहरण अगर देखें कि किसे कहते हैं कि हम जैव अणु कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, एंजाइम या न्यूक्लिक एसिड, ये सभी क्या कहलाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। जितने भी जैव अणु होते हैं ये जीवन को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए जितने भी जैव अणु होते हैं ये सभी आकार और संरचना और कार्य के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो जैव अणु में हम सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लिपिड क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से समझेंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, ये किस किस प्रकार से हमारे शरीर पर कार्य करते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे बायोमोलिक्यूल्स है क्या। और परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको जिसमें ये बने हुए हैं, जैसे कि लिपिड, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। ये सभी क्या है, ये सभी है बायोमोलिक्यूल्स। हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु का वर्गीकरण अगर हम करें तो ये चार प्रकार से, इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जो लिपिड होते हैं ये भी जैव अणु कहलाते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल है ये भी जैव अणु है, कार्बोहाइड्रेट जितने भी प्रकार के होते हैं, प्रोटीन, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी जैव अणु कहलाते हैं जो जीवन में हमारी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि पाचन, श्वसन और तंत्रिकाएं, जितने भी प्रकार से अभिक्रियाएं हो रही हैं हमारे शरीर में, इन सभी का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर का संचालन करने में जैव अणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। तो हम जैव अणु की एक और परिभाषा देख लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु हम किसे कहते हैं। चलिए समझते हैं परिभाषा की। एक ऐसे रासायनिक यौगिक जो मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से बने होते हैं। किस किस से मिलकर बने होते हैं कि कार्बन होगा, इनमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। देखिए ये बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए किसी एक यौगिक में हम इन सभी को नहीं ढूंढ सकते। सभी प्रकार के जैव अणु में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, है ना। तो किसी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा, या किसी में नाइट्रोजन होगा, या किसी में सल्फर होगा। तो हम बोलेंगे कि जैव अणु ऐसे रासायनिक यौगिक है जो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस से बने होते हैं, जो जीवित जीवों में पाए जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। जो जैव अणु होते हैं ये जीवन के निर्माण खंड होते हैं। ये हमारे जो जैसे अगर हम किसी भवन की बात करें या किसी बिल्डिंग की बात करें तो जो ईंट होती है एक पार्ट होती है किसी बिल्डिंग का, तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, है ना, या भाग होते हैं या खंड होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। तो ये जीवन के निर्माण के थोड़े से खंड है या भाग होते हैं, है ना। इनके द्वारा ही जीवन जो है वो संभव होता है। विभिन्न ये
ये जो होते हैं विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी और संचालन के लिए भी, दोनों प्रकार के काम कर सकते हैं जो हमारे शरीर में, जो क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं और फंक्शनिंग भी करते हैं, संचालन भी करते हैं और रख रखाव भी करते हैं, है ना। ये आकार में भिन्न होते हैं। ये प्राथमिक मेटाबोलाइट्स जैसे कि छोटे अणुओं से लेकर बड़े अणुओं तक भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन, प्रोटीन और लिपिड। छोटे छोटे अणु से लेकर बड़े बड़े अणु तक जितने भी जैव अणु होते हैं उन सभी के बारे में हम समझने वाले हैं, जैसे कि हार्मोन्स हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या वसा है ना। ये सभी क्या कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। तो जैव अणु की परिभाषा हम बोलेंगे कि एक ऐसे रासायनिक यौगिक होंगे जो बहुत सारे तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ये क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन के निर्माण में, जीवन निर्माण के एक छोटे छोटे भाग होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। इसीलिए हम जैव अणु को जीवन के अणु भी कहते हैं, है ना। जो जीवन के छोटे छोटे जीवन के भाग होते हैं, हम बोलेंगे कि जीवन निर्माण में सहायता करते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम कि जैव अणु के बारे में, कि जैव अणु कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मुख्यतः 4 प्रकार से इनका डिवाइडेशन किया गया है कि जो जैव अणु होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर दूसरा है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे, हमने बताया कि छोटे अणु से लेकर बहुत बड़े अणु तक भी हो सकते हैं। कौन? ये सभी प्रकार के जैव अणु। तो मुख्यतः इनको कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? 4 प्रकार से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। इनका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों एक ही होता है, बस हम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, प्रोटीन या लिपिड, तो इनका हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों एक ही होता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो 4 प्रकार से क्या किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है कि जैव अणु कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैव अणु 4 प्रकार से हो सकते हैं। चलिए एक एक करके हम आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में, है ना। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, इससे क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो परिभाषा को समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा अगर बोला जाए तो क्या होगा। तो इसकी अगर रासायनिक परिभाषा अगर बोला जाए तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का जल अपघटन किया जाए तो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो ऐसे यौगिक जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। देखिए आपके सामने परिभाषा लिखी है, कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के यौगिकों के रूप में जाना जाता है। या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। इनके ही क्या होते हैं, ये रूप होते हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, है ना। इनका क्या किया जाता है कि हाइड्रोलिसिस इनका किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, तब ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का अगर हम जल अपघटन करेंगे तो क्या प्राप्त होते हैं, बोले कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट को शर्करा या ऐसे पदार्थों के रूप में पहचानते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर वर्गीकरण किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है शुगर के रूप में, शर्करा के रूप में, एक बोलते हैं अशर्करा के रूप में। शर्करा के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड कहा जाता है ना। और अशर्करा के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं जैसे कि स्टार्च और सेल्यूलोज। तो एक बात और ध्यान से समझिएगा आप कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनका एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? इनका नाम होता है सैकेराइड। क्या नाम होता है? सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का एक अन्य नाम क्या है? सैकेराइड। यह जो सैकेराइड शब्द है ये ग्रीक भाषा के सैकेरिन से मिलकर बना होता है और सैकेरिन का मतलब होता है चीनी, मतलब मीठे स्वाद वाले। अधिकतर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बोले स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। हालांकि अशर्करा के रूप में भी होते हैं जो जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। तो जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट बोला जाए तो इनका एक नाम क्या है कि सैकेराइड है। और सैकेराइड एक ग्रीक भाषा का शब्द है
है ना। सैकेराइड सैकेरिन से मिलकर बना हुआ है, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, चीनी। अगर कहा जाता है तो ये मीठे स्वाद वाले होते हैं। तो इनका हाइड्रोलिसिस किया जाए, अगर जल अपघटन किया जाए, तो प्राप्त जो इकाइयां होती हैं, छोटी छोटी यूनिट जो होती है, इनके ही आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। छोटी छोटी डिवाइडेशन अगर किया जाए, हाइड्रोलिसिस किया जाए, जल अपघटन किया जाए इनका, तो इनकी जो छोटी छोटी इकाइयां प्राप्त होती है, यूनिट प्राप्त होती है, उसी के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखते हैं कितने प्रकार से होता है कि इकाइयों के आधार पर ही क्या इनका जल अपघटन करते हैं। सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक अन्य नाम क्या है, सैकेराइड। और मोनो का मतलब होता है कितना, एक। मोनो का मतलब होता है एक। तो मोनोसैकेराइड का मतलब होता है जिसमें ऐसा कार्बोहाइड्रेट होगा जिसमें जो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होगा, जिसका और जल अपघटन नहीं किया जा सकता। और साधारण शब्दों में अगर आपको कहें तो जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये सबसे छोटे अणु होते हैं। तो इन्हें ही क्या कहते हैं, हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। जिसमें कितनी इकाइयां होगी, कितनी यूनिट होगी, तो बोले सिंगल होगी, एक एक इकाइयों से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि और इन्हें किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, जिसमें कितनी इकाइयां होती हैं, 2 से लेके 10 तक इकाइयां होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। अब ये ओलिगोसैकेराइड को अगर हम तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसमें छोटी छोटी यूनिट प्राप्त होगी हमें, और उन यूनिट के हिसाब से इनका नामकरण किया जाता है। जैसे कि अगर ओलिगोसैकेराइड का कोई उदाहरण है हमारे पास, और उसको हमने तोड़ा और हमें 2 यूनिट प्राप्त हुई, कोई 2 इकाइयां प्राप्त हुई, तो उसे हम बोलेंगे डाइसैकेराइड, है ना। 3 इकाइयां प्राप्त हुई तो हम बोलेंगे ट्राइसैकेराइड, 4 इकाइयां प्राप्त हुई तो टेट्रासैकेराइड। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं। तो 2 से लेके 10 तक इकाइयां जिसमें प्राप्त होती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड की क्या परिभाषा होगी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको तोड़ा जाए या जिनका डिवाइडेशन किया जाए, तो जिसमें 2 से लेके 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। चलिए आगे समझते हैं। और पॉलीसैकेराइड क्या होगा। पॉली का मतलब होता है क्या, बहुत सारे, जिसमें 10 से अधिक इकाइयां होती हैं, जिसमें 10 से अधिक इकाइयों में जिसको विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तब ऐसे सैकेराइड को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम पॉलीसैकेराइड। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होगा मोनोसैकेराइड, दूसरा होगा ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा होगा क्या, पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट का डिवाइडेशन 3 प्रकार से किया जा सकता है ना। चलिए आगे समझते हैं हम कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आगे और भी चीजें हैं कि जैसे संरचनात्मक रूप से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये किनसे मिलकर बने होते हैं भाई। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के असंख्य उपयोग है, बहुत सारे उपयोग होते हैं, लेकिन इसका सबसे मुख्य उपयोग की अगर बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा उपयोग कहां किया जाता है, तो हम बोलेंगे कि ऊर्जा को उत्पन्न करने में या ऊर्जा बनाने में। जो भी हम आहार के स्रोत लेते हैं, जितना भी हम फूड लेते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है बोले। और कार्बोहाइड्रेट क्या बनाएगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भी फूड होता है हम खाते हैं, हालांकि इनमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, विटामिन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है, लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट वाली कुछ चीजें खाते हैं तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा हमें मिलती है। तो ऊर्जा के ये मुख्य स्रोत होते हैं। तो हम बोलेंगे कि शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, कार्बोहाइड्रेट निभाता है ना। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर में क्या कर सकता है, ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए या शरीर में विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए, ऐसा भी बोल सकते हैं कि विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए भी क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। या पहला बोलेंगे हम शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए, और शरीर में विभिन्न जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको संचालन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। अगर हम बोले कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कहां पर प्राप्त होता है, तो पेड़ पौधों का जो अधिकांश भाग होता है, लगभग 70% भाग जो होता है पेड़ पौधों का, वो किससे मिलकर बना होता है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है ना। तो 70% भाग पेड़ पौधों का किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। तो कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाने वाला क्या है, जैव अणु है। चलिए आगे समझते हैं हम। अधिकांश जीवित
जैविक संस्थाओं के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये विभिन्न भागों की संरचना में मौजूद होता है। उदाहरण के लिए अगर बोला जाए, देखिए उदाहरण समझते हैं हम इसके। कार्बोहाइड्रेट के अगर उदाहरण देखा जाए तो जैसे कि सेल्यूलोज जो होता है पेड़ पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, एक प्राथमिक फाइबर होता है। जो पौधों का अधिकांश भाग बना होता है, पौधों का अधिकांश भाग किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर हम बोलें कि पेड़ पौधों का अधिकांश भाग सेल्यूलोज का बना होता है, और सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या है, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। तो इस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट का डिवाइडेशन यहां पर समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट, अगर इसकी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चलिए एक एक करके समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है, तो आप बताएंगे कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या है, तो हम बोलेंगे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में या शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के संचालन करने में, है ना। तो जिससे कार्बोहाइड्रेट के द्वारा क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट को हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ऐसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो सबसे छोटी इकाइयां होती हैं, सबसे सरल इकाइयां होती हैं, उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड में कितनी इकाइयां होती हैं, तो बोले 2 से लेकर 10 इकाइयां तक हो सकती है। अगर ऑलिगोसैकेराइड को तोड़ा जाए तो क्या होंगी, छोटे छोटे अणु निकलेंगे या छोटी छोटी इकाइयां निकलेंगी, जिसे वो कितनी होगी, उनकी संख्या 2 से लेकर 10 तक हो सकती है। और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं उनको तोड़ेंगे तो बोले 10 से अधिक ही निकलेंगे, 10 से अधिक निकलेंगी, मतलब क्या होंगी, 20 हो सकती है, 30 होगी, 50 हो सकती है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे मोनो या ऑलिगोसैकेराइड से मिलकर बना हो सकता है ना। चलिए आगे समझते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोलिसिस में उनके व्यवहार के आधार पर, हाइड्रोलिसिस में जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत किया जा सकता है। वे पदार्थ जो हाइड्रोलिसिस पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन उत्पन्न करते हैं उसके आधार पर इनका डिवाइडेशन किया जाता है ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन उत्पन्न करते हैं बोले तो सबसे पहले इसका जो प्रकार आता है वो होता है क्या, मोनोसैकेराइड। नाम क्या है, मोनोसैकेराइड। इसके बारे में समझते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, मोनोसैकेराइड का CH2OX। एक्स यहां पर ये बताता है कि CH2O जो होता है इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बहुत सारे अणु हो सकते हैं, बहुत सारी श्रृंखलाएं बना सकते हैं, है ना। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे 2 बना है या 3 बना या 5 या 6 बना सकते हैं, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं मोनोसैकेराइड CH2OX होता है, इसका सामान्य सूत्र, है ना। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे सरल शर्करा भी कहा जाता है इन्हें। मोनोसैकेराइड को क्या कहा जाता है, सबसे सरल शर्करा कहा जाता है, सिंपल शुगर बोलते हैं, है ना। सबसे सरल मोनोसैकेराइड में एक आशाखित एकल श्रृंखला में 3 से लेके 6 कार्बन परमाणु तक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन परमाणु हो सकते हैं, बोले एकल श्रृंखला में कोई एक सिंगल हमारे पास सीरीज है, बोले एक सीरीज में कितने कार्बन हो सकते हैं, तो बोले 3 से लेके 6 कार्बन परमाणु तक हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड का जो उपसर्ग लिखा जाता है वो OSE, ओज के रूप में इसको दर्शाया जाता है ना। ओज मतलब जो उपसर्ग होगा, जितने भी मोनोसैकेराइड होंगे इनके नाम के लास्ट में क्या लिखा होगा, ओज लगा होगा। जैसे उदाहरण, जैसे ग्लूकोज, लास्ट में क्या आ रहा है, OSE आ रहा है। अगर लिखें इसको ग्लूकोज OSE, लास्ट में उपसर्ग क्या आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है, OSE। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, है ना। माल्टोज तो डाइसैकेराइड हो जाएगा। मोनोसैकेराइड के उदाहरण में अगर बोले हम तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड के उदाहरण होते हैं, जैसे कि राइबोस वगैरह। तो ये सबके लास्ट में क्या लगाया जाएगा, OSE, है ना, OSE लगाया जाएगा। और कार्बन परमाणु कितने हो सकते हैं बोले इनकी सीरीज में, तो हम बोलेंगे 3 से लेके 6 कार्बन परमाणु तक हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका और डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता, है ना। ये सबसे छोटे अणु होते हैं, अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो ये क्या होते हैं, सबसे छोटे अणु हो सकते हैं। इनको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, इनके अंदर और कोई मॉलिक्यूल नहीं होंगे, ये सबसे क्या होते हैं, सबसे छोटे अणु होते हैं। तो हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे अणु कौन होते हैं, तो हम बोलेंगे कौन, मोनोसैकेराइड, है ना। इनका सूत्र क्या होता है, CH2OX होता है। चलिए आगे समझते हैं। मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये आमतौर पर रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, है ना, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, और क्रिस्टली कार्बनिक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक सॉलिड होता है। ऐसे ठोस होते हैं जो क्रिस्टल के तौर पर पाए जाते हैं। और स्वाद में कैसे होते हैं भाई, स्वाद में होते हैं मीठे, है ना, मीठे होते हैं स्वाद में, रंगहीन होते हैं, और पानी में घुलनशील होते हैं, है ना। हमने बताया कि जो शर्करा के तौर पर कार्बोहाइड्रेट का डिवाइडेशन अगर किया जाए तो शर्करा में आता है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। ये कैसे होते हैं स्वाद में, तो बोलेंगे ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, रंगहीन होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। जैसे अगर आप ग्लूकोज के बारे में बात करें, ग्लूकोज कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो छोटे छोटे दानों के रूप में होता है। अगर भाई ठोस है और उसका कोई कलर नहीं है तो वो कौन से कलर का होगा, व्हाइट ही कलर का होगा, सफेद रंग का होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड में अगर कलरलेस बोले तो हम बोलेंगे पानी, है ना। जल जो होता है वो पारदर्शी होता है भाई, कलरलेस होता है। लेकिन अगर ठोस में बोला जाए तो ठोस में अगर बोलेंगे तो व्हाइट कलर का अगर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कलरलेस, है ना। तो ग्लूकोज जो होता है वो सबसे अच्छा इसका उदाहरण माना जाता है। इनके नाम शर्करा के विपरीत केवल कुछ मोनोसैकेराइड का स्वाद मीठा होता है। कुछ शर्करा होती है बोले जिनका स्वाद नहीं होता है, लेकिन अधिकतर जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं। इनका टेस्ट कैसे लगता है, बोले स्वीट होता है। अधिकांश मोनोसैकेराइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH2OX होता है ना। इसके अलावा हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं मोनोसैकेराइड जिनका ये सूत्र नहीं होता है, लेकिन अधिकतर का क्या होता है, यही सूत्र होता है। मोनोसैकेराइड के अगर उदाहरण बोला जाए कि मोनोसैकेराइड हम किसे कहते हैं, है ना, तो समझते हैं। सबसे पहले एक नाम लिखा हुआ है ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक और नाम होता है क्या, डेक्सट्रोज। ध्यान से समझिएगा, इसे द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं या डेक्सट्रोज कहा जाता है। एक और हमारे पास उदाहरण दिया हुआ है ग्लूकोज के अलावा, दूसरा है क्या, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का एक और नाम होता है क्या, लेवुलोज। और तीसरा उदाहरण दिया हुआ है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी क्या होता है, एक प्रकार का ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जैसे ही शर्करा होता है। तो ये तीन उदाहरण हमारे पास किसके दिए हुए हैं, मोनोसैकेराइड। हम किसे बोलेंगे मोनोसैकेराइड के उदाहरण में, तो ग्लूकोज जिसे हम डेक्सट्रोज कहते हैं, दूसरा हो जाएगा फ्रक्टोज जिसे हम लेवुलोज कहते हैं, और तीसरा होगा गैलेक्टोज, है ना। गैलेक्टोज भी क्या है, एक मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, जो ग्लूकोज होता है वो तो पता है हमें कि सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है उसको तोड़ेंगे तो हम एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनेगा, और है ना। तो ग्लूकोज के जैसे ही एक इकाइयां होती है, एक छोटी इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं। और ग्लूकोज के जैसे ही फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी पाए जाते हैं। तो आगे समझते हैं, मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनका, इन दो मोनोसैकेराइड को अगर जोड़ दिया जाए, जो छोटे छोटे अगर अणु है हमारे पास, यूनिट है, इकाइयां हैं, इनको अगर जोड़ दिया जाए, कितने अणु को, दो, दो इकाइयों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास प्राप्त होता है क्या, डाइसैकेराइड। क्या प्राप्त होता है, डाइसैकेराइड प्राप्त होता है। और कुछ डाइसैकेराइड के हमारे पास उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। कौन कौन से उदाहरण है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ये क्या है भाई, ये है डाइसैकेराइड। और इसी प्रकार से पॉलीसैकेराइड भी होते हैं बोले, जो जिनके उदाहरण है जैसे सेलुलोज और स्टार्च। हम एक एक करके अभी इन सबको समझने वाले हैं, है ना। जो डेली लाइफ होती है उसमें जो शुगर यूज की जाती है, जो शुगर यूज की जाती है वो क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड है बोले। और जिसको हम अगर तोड़ते हैं, डाइसैकेराइड का उदाहरण क्या है, शुगर या सुक्रोज जिसका नाम होता है। सुक्रोज को अगर हम तोड़ते हैं बोले, दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो मोनोसैकेराइड की दो इकाइयां प्राप्त होती हैं। और उन दो इकाइयों को क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज कहा जाता है। अगर उदाहरण से हम देखें, इसका उदाहरण लिख लेते हैं हम यहां पर, कि जो सुक्रोज होता है ना, C12H22O11, है ना, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है सुक्रोज।
सुक्रोज का अगर हम बोले जल अपघटन करते हैं, सुक्रोज का क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, तो मोनोसेकेराइड की दो इकाइयां प्राप्त होती है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक बनता है ग्लूकोज के रूप में और एक बनता है फ्रक्टोज के रूप में। एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जबकि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक प्रकार का डाइसेकेराइड है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं इनका जो जल जल अपघटन किया जाता है वो सांद्र HCl की उपस्थिति में किया जाता है। तो हम बोलेंगे कि सुक्रोज का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, जो मोनोसेकेराइड की दो इकाइयां प्राप्त होती है। इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। इसी में लिखा हुआ है कि जो डेली लाइफ में जो टेबल शुगर होती है, जो क्या है, एक प्रकार की डाइसेकेराइड है, जिसका जल अपघटन हाइड्रोलिसिस किया जाए तो मोनोसेकेराइड की दो इकाइयां प्राप्त होगी, और उन दो इकाइयों का नाम क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक एक अणु क्या होता है, इसमें शामिल होता है ना। तो इस प्रकार से हम मोनोसेकेराइड का पूरा डिटेल यहां पर समझ चुके हैं कि मोनोसेकेराइड कैसे होते हैं। आमतौर पर मोनोसेकेराइड रंगहीन होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CH2OX होता है अधिकांश मोनोसेकेराइड का, है ना। मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। चलिए आगे समझते हैं। कुछ मोनोसेकेराइड का यहाँ पर वर्गीकरण दिया हुआ है कि मोनोसेकेराइड अगर इनमें शर्करा के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया जाए तो ये किस प्रकार से होंगे। तो जो एल्डोसेस होते हैं या कीटोसेस होते हैं, इनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। कि जैसे इनके उदाहरण अगर हम देखें तो लिखा है ग्लिसरैल्डिहाइड, एरिथ्रोस, थ्रियोस, एराबिनोज, राइबोस, जाइलोज, लिग्जोस, ग्लूकोस, मेसोस, गैलेक्टोस, गुलोस, टेलोस, आयोडोस, एलोस और एल्ट्रोस। इन सभी में क्या दिया हुआ है भाई, OSE लिखा हुआ है। ये सभी क्या है, मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, है ना, ये भी एक कीटोट्राइओस का एक उदाहरण है। देखिए जैसे कि ग्लूकोज का जो सूत्र दिया हुआ है वो क्या होता है, सबको पता है हमें, C6H12O6 होता है। वैसे ही जो दूसरे अन्य हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे राइबोस का सूत्र क्या होता है, C5H10O दिया होता है। तो ये क्या है, सभी हमारे पास के सैकेराइडों के उदाहरण दिए हुए हैं, है ना। तो आप एक एक करके इनका नाम अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम डाइसैकेराइड के बारे में, कि डाइसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं। पहले अगर परिभाषा बोला जाए तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर समान अथवा भिन्न मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं। क्या बोलते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन किया जाए, हाइड्रोलिसिस किया जाए, तो ये एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड देंगे या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड। कितने अणु देंगे, तो बोलेंगे दो अणु देंगे, तो इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है, डाइसैकेराइड हो जाता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर समान अथवा भिन्न मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं, क्या कहलाते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। इनका उदाहरण अगर देखा जाए कि कौन कौन से होंगे डाइसैकेराइड, तो बोलेंगे हम कि सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है, माल्टोज है, लैक्टोज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डाइसैकेराइड होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम इनको ही पढ़ते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, है ना। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड के प्रमुख उदाहरण है। डाइसैकेराइड का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड से होता है। और मोनोसैकेराइड की कितनी इकाइयों से होता है, तब बोलेंगे हम मोनोसैकेराइड के दो अणुओं के द्वारा क्या होता है, डाइसैकेराइड का निर्माण किया जाता है। जब मोनोसैकेराइड के दो अणु का जल के अणु के द्वारा अगर इनका योग कर दिया जाए तो क्या होगा, एक अणु जो होता है वो ऑक्साइड आबंधन के द्वारा परस्पर जुड़कर ऑक्सीजन परमाणु के दो मोनोसैकेराइड इकाइयों के मध्य इस प्रकार से लिंकेज को दर्शाता है, जिसमें क्या बनता है, बोले ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। और इसमें एक बंध बनता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिसको बोला जाता है। तो हम बोलेंगे कि जो डाइसैकेराइड होते हैं ये मोनोसैकेराइड की दो इकाइयों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और
जो मोनोसेकेराइड की दो इकाइयां होती हैं वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, तब बोलें कि हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध जो होता है इनके द्वारा मोनोसेकेराइड की दो इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं। और इन इकाइयों को जोड़ने पर क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है। तो हम बोलेंगे कि डाइसैकेराइड, इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि डाइसैकेराइड जो होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, तब हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। तो मोनोसैकेराइड क्या होगा, इसका एक सरल अणु होगा, और डाइसैकेराइड जो होगा इसका बड़ा, ऐसा बोले कि हम छोटा सा अणु अगर बोलें तो ये मोनोसैकेराइड का, और इन दोनों अणु को अगर आपस में जोड़ दें और ये दोनों अणु आपस में इस प्रकार से मिल जाए तो ये क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे क्या, डाइसैकेराइड बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं डाइसैकेराइड। उदाहरण आप याद रखिएगा, इसमें कौन कौन से उदाहरण है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। डाइसैकेराइड के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि डाइसैकेराइड जो बनते हैं वो किस प्रकार से जल अपघटन करते हैं। तो हम सबसे पहला उदाहरण देखते हैं डाइसैकेराइड का, जिसमें हम लेते हैं सुक्रोज को। सुक्रोज, सुक्रोज का एक और नाम होता है इक्षु शर्करा, या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है केन शुगर। है ना, गन्ने की शक्कर वाली शर्करा क्या कहलाते हैं, इक्षु शर्करा या सुक्रोज जिसका नाम होता है। इसका जो अणु सूत्र होता है C12H22O11 होता है। इसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, जल अपघटन किया जाए, तब ये क्या करता है, सुक्रोज जल अपघटन करने पर दो मोनोसैकेराइड के अणु देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक देता है ग्लूकोज के रूप में और एक देता है फ्रक्टोज के रूप में। तो हम बोलेंगे कि जो सुक्रोज होता है ये दो प्रकार के क्या देता है, मोनोसेकेराइड के अणु देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं ग्लूकोज और एक को बोलते हैं फ्रक्टोज। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। अच्छा, इन दोनों के जो सूत्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं, किसके, मोनोसेकेराइड के। ग्लूकोज का भी सूत्र वही है और फ्रक्टोज का सूत्र भी वही होता है ना। तो सुक्रोज हमारे पास क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, वो भी लिख देते हैं यहां पर, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड के उदाहरण है ये, ताकि आप याद रख सकें इनको। डाइसैकेराइड के क्या है, ये उदाहरण है, जिसको बोलते हैं हम क्या, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। है ना, तो माल्टोज के बारे में बात करते हैं हम। इसका सूत्र भी क्या होता है, यही होता है C12H22O11। इसका नाम क्या है, इसका नाम है माल्टोज। एक प्रकार का ये भी क्या है, डाइसैकेराइड है। इसका भी जल अपघटन अगर किया जाए, हाइड्रोलिसिस किया जाए, तब क्या बनाएगा ये ग्लूकोज के दो अणु देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्या देता है माल्टोस, ग्लूकोज के दो अणु देता है। कैसे देता है, जल अपघटन करने पर। जल अपघटन करने पर माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज के दो अणु देता है, अर्थात बोलेंगे हम मोनोसैकेराइड के कितने अणु देता है, दो अणु देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक जैसे अणु देता है, दो ग्लूकोज के एक जैसे अणु देता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम माल्टोज बोलते हैं। चलिए, माल्टोज का एक और नाम होता है माल्ट शर्करा। माल्ट शर्करा, है ना, माल्ट शर्करा। चलिए, तीसरा नंबर उदाहरण है इसका, पहला हो गया सुक्रोज, माल्टोज, और तीसरा होता है लैक्टोज। लैक्टोज,
इसको यहां लिखते हैं हम लैक्टोस। इसका एक और नाम होता है, लैक्टोज को हम बोलते हैं दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर, है ना, मिल्क शुगर। लैक्टोस का एक और नाम क्या बताएं, लैक्टोस का नाम बताया हमने क्या, मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा कहते हैं इसको। चलिए इसका हम सूत्र लिख देते हैं, किस प्रकार से होगा। लैक्टोज का जो सूत्र होता है यही भी क्या होता है, C12H22, C12H22O11। हम देखेंगे कि सुक्रोज का भी, माल्टोज का भी और लैक्टोज तीनों का सूत्र कैसे दिया हुआ है, एक जैसे दिया हुआ है ना। तो हम बोलेंगे डाइसैकेराइड के जो सूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसका भी अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, जल अपघटन किया जाए H2O, तो ये क्या देता है, ये देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये देता है एक ग्लूकोज का अणु, ग्लूकोज, और एक देता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, है ना। तो हम बोलेंगे कि जो दुग्ध शर्करा होती है, मिल्क शुगर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड बोलते हैं, है ना, लैक्टोज। लैक्टोज का क्या है भाई, ये सूत्र दिया हुआ है, माल्टोज का ये दिया हुआ है और सुक्रोज का ये दिया हुआ है ना। तो लैक्टोज जो होती है, मिल्क शुगर जिसको कहते हैं, जिसका जल अपघटन किया जाए तो ये क्या देगा, एक ग्लूकोज का अणु देगा और एक गैलेक्टोज का। इसी प्रकार से माल्टोज जो शर्करा होती है, ये क्या करती है, इसका जल अपघटन करने पर ग्लूकोज के दो एक जैसे अणु प्राप्त होते हैं। और सुक्रोज का जल अपघटन किया जाए तो एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु बनता है। क्लियर है। तो हम बोलेंगे कि डाइसैकेराइड जो होते हैं वो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के कितने अणु देते हैं, दो अणु देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। तो आपको डाइसैकेराइड क्लियरली समझ में आ गया होगा। डाइसैकेराइड के हमने बहुत सारी उदाहरण भी देख लिए और ये इनका जल अपघटन करने पर किस प्रकार से मोनोसैकेराइड बनता है वो भी हमने समझ लिया है ना। चलिए आगे समझते हैं अब। चलिए आगे समझते हैं हम अब बात करते हैं हम पॉलीसैकेराइड की, है ना। पॉलीसैकेराइड, बहुशर्करा, इसका नाम क्या है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अगर बोला जाए पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, है ना, सबसे पहले समझते हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड की बहुत सारी इकाइयों को अगर ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाए तब बनने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीसैकेराइड या बहुशर्करा कहलाएगा। क्या बोल रहे हैं फिर से समझिएगा कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं, बहुत सारे मोनोसैकेराइड, जो छोटे छोटे अणु, बहुत सारे छोटे छोटे अणु हैं जिसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, उनको अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो बोलेंगे, जोड़ेंगे तो कौन से बंध के द्वारा जोड़ेंगे, तब बोलेंगे हम ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। मोनोसैकेराइड की इकाइयों को ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जोड़ने पर प्राप्त होने वाले जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं, है ना। तो पॉलीसैकेराइड कैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो एक ऐसा वर्ग है जो मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, या फिर कोई डाइसैकेराइड हो सकता है जैसे कि सुक्रोज और लैक्टोज, इनको, इनकी इकाइयों को जोड़ने पर उत्पन्न होता है। हम साधारण तौर पर कहें तो पॉलीसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड की छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ने पर उत्पन्न होते हैं। और ये जो इकाइयां होती हैं ये किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, ये जुड़ी होती हैं ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ग्लाइकोसिडिक बंध, बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ही क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड बनता है। तो हम बोलेंगे कि मोनोसैकेराइड एक प्रकार का एकलक है और पॉलीसैकेराइड एक प्रकार का बहुलक है। इंग्लिश में कहें तो पॉलीसैकेराइड एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर है, और मोनोसैकेराइड क्या है, मोनोमर है ना, एकलक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो पॉलीसैकेराइड किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है, तो हम बोलेंगे किसका, मोनोसैकेराइड का, है ना। तो मोनोसैकेराइड का क्या बहुलक, पॉलीसैकेराइड,
पॉली का मतलब बहुत सारे, है ना। तो पॉलीसैकेराइड के बारे में हमने क्लियरली समझ लिया कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड का अगर सूत्र देखा जाए, है ना, पॉलीसैकेराइड का जो सूत्र होता है, अच्छा इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड के। तो पॉलीसैकेराइड के जो उदाहरण होते हैं जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये सभी क्या है पॉलीसैकेराइड के उदाहरण स्टार्च जो होता है या सेलुलोज या ग्लाइकोजन, ये क्या है पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। इनका जल अपघटन करने पर, पॉलीसैकेराइड जब जल अपघटित होते हैं तब क्या बनता है बोले, मोनोसैकेराइड के अनेक अणु बनते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको कि छोटे छोटे अणु जो मोनोसैकेराइड के होते हैं ये किससे बनते हैं, तो वो बनते हैं पॉलीसैकेराइड्स। हम बोले कि पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन किया जाए तब क्या बनते हैं, मोनोसैकेराइड के अनेक अणु प्राप्त होते हैं। पॉलीसैकेराइड के उदाहरण, पॉलीसैकेराइड के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। जैसे यहां पर एक सूत्र लिखा हुआ है C6H10O5, C6H10O5 और NH2O। मैं एक बार और यहां पर लिख देता हूं आपके लिए अच्छे से, C6H10O5, C6H10O5 प्लस NH2O। ये क्या है भाई, ये है एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड। ये स्टार्च का भी हो सकता है सूत्र या ग्लाइकोजन का भी हो सकता है, इसलिए हम लिख दे रहे हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इसका जल अपघटन किया जाए तब क्या बनता है बोले, तब बनते हैं क्या, ग्लूकोज या फ्रक्टोज जैसे मोनोसैकेराइड C6H12O6। इनके क्या बनते हैं, बहुत सारे अणु बनते हैं, है ना, बहुत सारे अनेक अणु बन सकते हैं। तो ये एक प्रकार की बहुलक कहलाते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर है कौन, पॉलीसैकेराइड। और ये क्या है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है, एक प्रकार के मोनोमर है, मोनोमर या जिसको बोलेंगे हम एकलक, है ना, ये एकलक है। और ये क्या है, एक प्रकार के बहुलक है, एकलक है और बहुलक है। तो पॉलीसैकेराइड के आगे कुछ उदाहरण देखते हैं हम कि पॉलीसैकेराइड के जो उदाहरण होंगे वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला उदाहरण है हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज का जो सूत्र होता है क्या होता है, C6H10O5 और लगा हुआ है कोष्टक के बाहर N लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत सारी इकाइयां होती हैं, बहुत सारी श्रेणियां होती हैं, सीरीज में होती है, जिसमें 6 कार्बन 10 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे क्या होते हैं, आपस में बंधे हुए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं। सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है बोले तो पेड़ पौधों का जो मुख्य संरचनात्मक घटक होता है ना, जो भी स्ट्रक्चरल होता है पेड़ पौधों का, वो किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है ना। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्यूलोज से मिलकर बने होते हैं या सेल्यूलोज के होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो आधे से अधिक किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कौन बनी होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अगर हम बोलें कि सेल्यूलोज के क्या क्या उदाहरण है, तो हम बोलेंगे कि कपास हो गया, कागज हो गया, या बांस हो गया, या जूट है, या शन है। ये सभी क्या है, सेल्यूलोज के उदाहरण है कि इनमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। कपास में, कागज में, बांस में, जूट में या सन में, हेम्प जो होता है, इनमें सभी में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। इनका सेल्यूलोज पाया जाता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेल्यूलोज इनका मुख्य स्रोत है। में सेल्यूलोज का सोर्स अगर बोला जाए, है ना, जैसे कि कॉटन है, पेपर है, बांस है, बैम्बू है ना, जूट है, हेम्प है, ये सब में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि सेल्यूलोज के जो मुख्य स्रोत हैं, मेन सोर्स जो होते हैं सेल्यूलोज के, वो क्या होते हैं, ये सभी होते हैं, कपास, कागज, बांस वगैरह। रुई और फिल्टर पेपर, जो कॉटन होता है और जो फिल्टर पेपर होता है, ये 100% किसका बना होता है, ये बना होता है सेल्यूलोज का। कॉटन और फिल्टर पेपर किससे मिलकर बने होते हैं, ये बोलेंगे कि इसमें 100% क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज जो होता है वो बीटा ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है, एक रैखिक बहुलक होता है। सेल्यूलोज किसका बहुलक है, तो हम बोलेंगे बीटा ग्लूकोज की इकाइयों का।
बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज की इकाइयों का क्या है, ये एक बहुलक होता है। और इस बहुली श्रृंखलाएं में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं, ये परस्पर जुड़ी होती है। हाइड्रोजन बंध के द्वारा ही क्या होते हैं, ये आपस में जुड़ी होती है। तो सेलुलोज के बारे में आप समझ गए। सेलुलोज एक क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, एक बहुलक है। किसका बहुलक है, तो बोलेंगे हम बीटा ग्लूकोज की इकाइयों का बहुलक है। अर्थात अगर सेलुलोज को तोड़ा जाए या सेलुलोज का जल अपघटन किया जाए तब ये क्या बनाता है, तो बीटा ग्लूकोज की अनेक इकाइयां बनाता है। ठीक है। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, तो बोले सेलुलोज पाया जाता है। पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, आधे से अधिक किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति, वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है ना। तो सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। सूत्र आप ध्यान से समझिएगा, C6H10O5 और N दिया हुआ है, मतलब ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर N दिया, मतलब ये अनेक इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं। अगला जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड है वो होता है स्टार्च। स्टार्च C6H10O5, C6H10O5 है ना। इसका भी सूत्र क्या होता है, स्टार्च का C6H10 और O5 होता है ना। ये एक प्रकार का अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। कौन किसका बहुलक है, अल्फा ग्लूकोज। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा बीटा ग्लूकोज, ये किसका बहुलक है भाई, ये बहुलक है अल्फा ग्लूकोज का। सेलुलोज बीटा ग्लूकोज का बहुलक है, जबकि स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। इसका अणु ग्लूकोज की अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयां ऑक्सीजन परमाणु द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और साधारण शब्दों में अगर बोला जाए तो स्टार्च किससे मिलकर बना होता है, तो हम बोलेंगे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। मतलब स्टार्च को अगर हम तोड़ेंगे, स्टार्च के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, बहुत सारे ग्लूकोज के अणु निकलेंगे। तो ये क्या है, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज की इकाइयों का एक बहुलक है, पॉलीमर है। ठीक है। आगे समझते हैं कि यह हरे पौधों में प्रचुरता से पाया जाता है तथा जड़ों और बीजों में भी संचित भोज्य पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है। किस किस में रहता है, बोले कि हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, और जड़ों में भी पाया जाता है, कुछ रूट्स में भी पाया जाता है, और बीजों में भी पाया जाता है ना। तो हम बोलेंगे कि जैसे अगर इसका उदाहरण बोला जाए कि स्टार्च के मेन सोर्स क्या है, तो स्टार्च के सोर्स होते हैं कि आलू, चावल, मक्का और साबूदाना, इसके क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन कौन से सोर्स है, बोले पोटैटो है, राइस है, मेज है एंड सागो, ये इसके क्या है, मेन सोर्स माने जाते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट सोर्स हैं या मुख्य स्रोत बोलते हैं। इन सभी में क्या पाया जाता है, इन सभी में पाया जाता है स्टार्च, है ना। इन सभी में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। पौधों के संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के समान प्राणियों में ग्लाइकोजन अल्पकालिक संचित भोज्य पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है। एक और चीज होती है, हमने पढ़ा है ग्लाइकोजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है, ग्लाइकोजन जो होता है ये अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए मानव शरीर में भी क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो क्या होता है कि कुछ समय के लिए क्या हो सकता है, मानव शरीर में स्टोर किया जा सकता है, संचित किया जाता है। तो हम बोलेंगे कि स्टार्च या एक प्रकार से बहुलक, ऐसे बहुलक बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड ऐसे होते हैं जो शरीर में स्टोर भी किया जा सकता है। तो उसका एक उदाहरण कौन सा होगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड ऐसा होता है जिसको शरीर में क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि प्राणियों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस रूप में संचित होता है, स्टोर होता है, तो हम बोलेंगे किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है ना। जब भी किसी चीज का संचय किया जाता है या स्टोर किया जाता है शरीर में, तो जब उसकी आवश्यकता पड़ती है या उसकी जरूरत होती है तब वहां से वो निकलकर अपना कार्य करता है ना। तो ग्लाइकोजन क्या है, एक प्रकार का हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, जो जब कार्बोहाइड्रेट की हमें जरूरत पड़ती है तब ग्लाइकोजन जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है ना, ऊर्जा को बनाना शुरू कर देता है, या जो भी कार्य है शरीर में विभिन्न क्रियाओं के संचालन में सहायता करता है। तो ग्लाइकोजन जो है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन क्या है,
एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसका शरीर में संचय किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है ना। तो ये स्टार्च के बारे में हमने बहुत सारी चीजें समझ ली। स्टार्च किसका बहुलक है? अल्फा ग्लूकोज की इकाइयों का बहुलक है। जबकि जबकि सेलुलोज किसका बहुलक है? बीटा ग्लूकोज की इकाइयों का बहुलक है। ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों का एक अगर बोला जाए ऐसे मोनोसैकेराइड हैं जो दोनों टूटने पर ग्लूकोज की इकाइयां ही देते हैं, है ना। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज वगैरह इकाइयां नहीं देते हैं। कौन? सेलुलोज और स्टार्च। ये दोनों किसकी इकाइयां देते हैं? ग्लूकोज की इकाइयां ही देते हैं। दोनों को तोड़ेंगे अगर हम तो ग्लूकोज की इकाइयां ही बनेंगी, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की इकाइयां नहीं बनती है। तो हम बोलेंगे कि सेलुलोज और स्टार्च ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। सेलुलोज बीटा ग्लूकोज की इकाइयों का बहुलक है, जबकि जबकि स्टार्च जो है वो किसका बहुलक है? अल्फा ग्लूकोज की इकाइयों का बहुलक होता है ना। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीजें इस टॉपिक में समझा, है ना। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं आप लोगों के लिए कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है। सबसे पहले हम बोलें कि जो बायोमोलिक्यूल एक ऐसा रासायनिक यौगिक होता है ना, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक रूप से हमारी विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए काम आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? आज के टॉपिक में हमने सिर्फ एक जैव अणु के बारे में पढ़ा, उसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज की पूरी क्लास थी। आगे की जो क्लास रहेगी वो रहेगी प्रोटीन के बारे में या लिपिड और एंजाइम के बारे में, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा कि जैव अणु में सबसे जो पहला जैव अणु पढ़ा हमने वो है होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, है ना। बायोमोलिक्यूल में सबसे पहला क्या पढ़ा हमने? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। चलिए इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे आपको बता देते हैं, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तब बोलेंगे हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार से किया गया है। किस किस रूप में? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के रूप में, है ना। जो सामान्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं खाने पीने की चीजों में पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अगर सोर्स बोला जाए तो जितने भी हमारी खाने दैनिक जीवन में जो उपयोग खाना होता है उनमें सभी में क्या पाया जाता है? उनमें सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे कि अगर हम आलू की बात करें, चावल की बात करें या कुछ सब्जियों की बात करें या अनाजों की बात करें, है ना। जैसे जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, जितने भी अनाज हैं हमारे पास, जितने भी फूड होते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी में ज्यादा किसी में कम, किसी में ज्यादा भी हो सकता है या किसी में कम भी हो सकता है। तो सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ उसमें कार्बोहाइड्रेट ही है, उसमें विटामिन भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, दूसरी चीजें भी कम या ज्यादा मात्रा में होती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी में कम या तो फिर किसी में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि अब फलों की अगर बात करें कि फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम बोलेंगे कि फलों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फ्रक्टोज के रूप में पाया जाता है। सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो क्या होती है? फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज क्या है फिर? एक प्रकार का फ्रक्टोज एक प्रकार का क्या है? मोनोसैकेराइड है। तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा अगर बोला जाए जो फलों में पाई जानी, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताइए, तब आपको बताना पड़ेगा क्या? फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। और फ्रक्टोज क्या है? एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। जिसका मोनोसैकेराइड वो होते हैं जिनका ऑल और क्या है? जल अपघटन नहीं किया जा सकता। इनको सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको और नहीं तोड़ा जा सकता है ना। तो मोनोसैकेराइड के हमारे पास बहुत सारे उदाहरण देखे हमने, मोनोसैकेराइड के नाम भी बहुत सारे पढ़े, है ना। जो आमतौर पर मोनोसैकेराइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CH2OX होता है ना। CH2OX होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड बोलते हैं। मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन परमाणु हो सकते हैं? मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन परमाणु हो सकते हैं? तो बोलेंगे 3 से लेके 6 तक क्या हो सकते हैं? कार्बन परमाणु हो सकते हैं, है ना। इनका जल अपघटन किया जा सकता है क्या? नहीं। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन्हें हम सरल शर्करा कहते हैं, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है ना। डाइसैकेराइड का जल अपघटन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। डाइसैकेराइड का अगर हम जल अपघटन करते हैं, क्या कर सकते हैं? जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस,
डाइसैकेराइड का जल अपघटन करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। डाइसैकेराइड जल अपघटन पर क्या देते हैं? तो डाइसैकेराइड जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयां देते हैं, 2 यूनिट देते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण में पढ़ा कि जो डाइसैकेराइड है, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये क्या है? डाइसैकेराइड के उदाहरण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लैक्टोज जल अपघटन करने पर क्या क्या देता है, क्वेश्चन बनता है कि लैक्टोज जल अपघटन पर क्या क्या देता है, तब आप बोलेंगे कि लैक्टोज जल अपघटन पर 2 मोनोसेकेराइड की यूनिट देता है। एक का नाम होता है ग्लूकोज और दूसरे का नाम होता है क्या? गैलेक्टोज। इसी प्रकार से जो माल्टोज होता है, माल्टोज जल अपघटन करने पर क्या क्या देता है, तब बोलेंगे हम 2 ग्लूकोज की इकाइयां देता है। ये दोनों ग्लूकोज की इकाइयां एक जैसे होती है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम सम पॉलीसेकेराइड। इसी सम पॉलीसेकेराइड या सम डाइसेकेराइड। और जो क्या होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की अणु देते हैं, उसे हम कहते हैं विषम, है ना। जैसे ये हमारे पास क्या है, माल्टोज जो है वो एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड दे रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सम पॉलीसेकेराइड। जो अलग अलग देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? विषम पॉलीसेकेराइड। जैसे सुक्रोज का जल अपघटन किया जाए तो ये क्या देता है? एक ग्लूकोज देता है और एक क्या देता है? फ्रक्टोज देता है ना। यहां पर लिख देते हैं हम जल अपघटन, जल अपघटन, है ना, ताकि आपको याद रहे। डाइसैकेराइड के उदाहरण जो होते हैं उनका जल अपघटन करते हैं तो अनेक प्रकार की इकाइयां हमें प्राप्त होती हैं, है ना। तो पॉलीसैकेराइड किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तब आपको याद रखना है पॉलीसैकेराइड जो है वो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। पॉलीसैकेराइड में अगर हम बोले कि पॉलीसैकेराइड जो ग्लाइकोसिडिक बंध है ये किसको बांध के रखता है, तो बोलेंगे मोनोसैकेराइड की छोटी छोटी इकाइयों को बांध के रखता है। कौन बांध के रखता है? तो बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बंध बांध के रखता है ना। तो पॉलीसैकेराइड एक प्रकार के क्या है? बहुलक होते हैं, बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? तब बोलेंगे हम मोनोसैकेराइड का। जो जल अपघटन पर क्या देते हैं? जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं। अनेक अणु हो सकते हैं, तो इसलिए हम इस प्रकार से कोष्टक में यहाँ पर क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। C6H12O6 जल अपघटन कर रहे हैं NH2O के तौर पर, है ना। इसका हमने एक और फॉर्मूला भी पहले से लिखा हुआ है। सम पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? बोले सम पॉलीसैकेराइड ऐसे अणु होते हैं, ऐसे पॉलीसैकेराइड होते हैं जो जल अपघटन पर एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड देते हैं, जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज। ये दोनों स्टार्च और सेलुलोज किसके उदाहरण है भाई? ये सम पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। ये दोनों जल अपघटन पर क्या देते हैं? ग्लूकोज के देते हैं। एक अल्फा ग्लूकोज देता है और एक क्या देता है? बीटा ग्लूकोज देता है। लेकिन दोनों ही क्या देते हैं? ग्लूकोज तो देते हैं। या तो अल्फा ग्लूकोज के बहुत सारे अणु देंगे या फिर बीटा ग्लूकोज के बहुत सारे अणु देंगे। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे सम पॉलीसैकेराइड। जो क्या देते हैं? एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड देते हैं। जैसे स्टार्च को तोड़ने पर बहुत सारे ग्लूकोज ही ग्लूकोज निकलेंगे, फ्रक्टोज वगैरह गैलेक्टोज नहीं निकलेगा। सेलुलोज को तोड़ने पर बहुत सारे ग्लूकोज निकलेंगे, फ्रक्टोज और माल्टोज नहीं निकलेगा, है ना, गैलेक्टोज नहीं निकलेगा। विषम पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? है ना, हेट्रोपॉलीसैकेराइड बोला जाता है जिसे। इन्हें क्या बोलते हैं? होमोपॉलीसैकेराइड। इन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। यह जल अपघटन पर एक से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड देते हैं। एक से अधिक प्रकार के क्या देते हैं? मोनोसैकेराइड देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे बोलते हैं हम क्या? विषम पॉलीसैकेराइड, है ना। जैसे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो होता है वो अलग अलग प्रकार से, ग्लाइकोजन को तोड़ा जाए तो अलग अलग प्रकार के क्या देगा? ये मोनोसैकेराइड के अणु को देगा, है ना। तो इस प्रकार हम समझ गए कि सम पॉलीसैकेराइड और विषम पॉलीसैकेराइड हम किसे कहते हैं। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड है जो क्या देते हैं? जल अपघटन करने पर, पॉलीसैकेराइड यहां पर लिख देते हैं हम। क्या कर सकते हैं? इसका इसका कर रहे हैं हम जल अपघटन, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन करने पर क्या देते हैं? मोनोसैकेराइड देते हैं। बहुलक से क्या बनाते हैं? एकलक बनाते हैं, छोटे अणु बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। और कितने बनाते हैं? तो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है कितनी? n, मतलब कितने बनाते हैं? अनेक अणु बनाते हैं। अनेक अणु बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं।
सेल्यूलोज के बारे में हमने पढ़ा कि पेड़ पौधों का मुख्य घटक क्या होता है, सेल्यूलोज होता है ना। पेड़ पौधे जो होते हैं वो 70% भाग, पेड़ पौधों का 70% भाग जो होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का ही बना होता है। चलिए, तो इस क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़े और कार्बोहाइड्रेट के कार्य पढ़े, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज पढ़ ली है। तो हमें लगता है कि कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जो है, अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से समझे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से बन जाएंगे, है ना। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा जैव अणु का, प्रोटीन या विटामिन हो सकता है ना। तो अगली क्लास भी आप बिल्कुल अच्छे से देखें, पूरी क्लास देखें। ऐसा ना समझे कि 1 घंटे की क्लास है तो हम थोड़ा सा देख लें और बाकी चीजें छोड़ दें। अगर आपको पूरे टॉपिक को अच्छे से समझना है तो पूरी क्लास को एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा, तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।